वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन के लिए फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें आपका 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें आपको सभी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। हिंदी का, अंग्रेजी का, गणित का और जीके जीएस का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका चौथा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसके पहले 3 फुल प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराया हूँ। ये आपका चौथा प्रैक्टिस सेट है। इसमें कुछ मैथ है जो फ्रेंड्स आपका जिसका कैलकुलेशन बड़ा होगा उसका सोल्यूशन 4 या 5 मैथ का मैं नहीं दूंगा फ्रेंड्स। बाकी जो इस पर बनने लायक है उसका सोल्यूशन मैं दूंगा। रिक्वेस्ट है कि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग गेस करते चलिएगा। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है। पहला सवाल क्या है? मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है, कौन सा रेखा के द्वारा आपको दर्शाया जाता है? तो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइसोहेलाइन द्वारा। ठीक है, आइसोहेलाइन के द्वारा मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है। सवाल नंबर 2 है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में स्थित है? 2 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कहाँ गेस करें? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुचिंद्रम में हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर सुचिंद्रम शहर में आपका स्थित है। ठीक है, 2 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 है, गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? चलिए, गुड फ्राइडे किससे संबंधित है, गेस करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर सवाल का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड, ईसा की सूली। ठीक है, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने से संबंधित है गुड फ्राइडे। याद रखिएगा, गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, उसी से आपका संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा जाता, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो याद रखिएगा, रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। किसने? पोंटियस ने। याद रखिएगा, पोंटियस, रोमन गवर्नर पोंटियस ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। याद रखिएगा। सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4 आपका, हाँ फिर सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4 है, एक बिजली की इस्त्री का अंकित मूल्य, ठीक है, उस पर अंकित मूल्य कितना है? 300 रुपया है। 300 रुपया उस पर अंकित करके रखा है। दुकानदार इस पर 12% की छूट देकर 10% लाभ अर्जित करता। यदि वह इस पर कोई छूट न देता तो उसे लाभ कितना प्रतिशत होता? कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जितना 300 में ही बेचता तो उसको कितना लाभ होता। तो क्या करना है हमको? क्रय मूल्य निकाल लेना है। क्रय मूल्य निकाल लेंगे फ्रेंड्स तो आपका आराम से बन जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? 12% की छूट पे देता है तो इसका 12% करिएगा तो कितना हो जाएगा? 12/100 हो जाएगा, यानी 36 रुपया छूट देता है। तो स्त्री का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 300 में से 36 घटाया तो 264 रुपया आ गया। ठीक है, अब कहता है 10% का लाभ कमाता है, तो जब विक्रय मूल्य 110 रुपया होगा तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। तो जब विक्रय मूल्य 1 रुपया तो कितना हो जाएगा? 100/110 रुपया हो जाएगा। और जब विक्रय मूल्य कितना? 264 रुपया, तो 264 रुपया तो कितना हो जाएगा? 264 रुपया। तो इसको काट दे फ्रेंड्स, 1 शून्य से 1 शून्य, 11 दूनी 22, 11 चक 24, 240 रुपया। ठीक है, यानी इसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 240 रुपया। अब देखिए, क्रय मूल्य जब इसका 240 निकल गया और कहता है कोई छूट नहीं था, अंकित मूल्य पर बेचता, तो बेचता है कितना? 300 रुपया पर। तो लाभ कितना हो रहा है? तो लाभ कितना हो रहा है इसमें? 300 में से 240 घटाया तो कितना आ जाएगा? 60 रुपया लाभ हो रहा है। तो 60 रुपया लाभ हो रहा है तो इसका लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? 60 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना हम लोग लाए थे? 240 रुपया। इससे काट दें और 6 × 24 हो गया, 4 से काटिए 25, यानी 25% की इसका लाभ होगा। सवाल नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए सवाल नंबर 5 को देखिए। सवाल नंबर 5 आपका है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आपका कहाँ है, गेस करें? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पूछा जाता है, कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए, कृषि अनुसंधान संस्थान आपसे पूछे तो नई दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में है। 6 नंबर सवाल देखिए, इसी तरह से मिक्स करके आपको सवाल पूछा जाएगा बिहार पुलिस फायरमैन में 2021 में जो एग्जाम होने वाला था फ्रेंड्स। अब देखिए, उम्मीद की जाती है फ्रेंड्स कि अगस्त तक, जब डिपेंड करता है लॉकडाउन पे कैसा कोरोना महामारी रहता है, इसी पे डिपेंड करता है कि एग्जाम आपको कब लिया जाएगा। तो इससे संबंधित कुछ भी नया अपडेट आता है तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म जरूर करूंगा। मैं तो यही कहूँगा फ्रेंड्स कि जब भी एग्जाम हो आप लोग तैयारी करते रहें। 6 नंबर सवाल को देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स गिवन बिलो। टू बीट अ रिट्रीट, ठीक है, ये आइटम दिया हुआ है। तो टू बीट अ रिट्रीट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, टू बीट और रिट्रीट मतलब होता है भाग जाना। तो इसका क्या हो जाएगा? 6 का
टू रन ऑफ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 7 को देखिए, कह रहा है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसका अपोजिट, सेफ मतलब क्या होता है, सुरक्षित होता है, तो सुरक्षित के असुरक्षित होगा तो क्या होगा, इनसिक्योर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 7 का करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल को देखिए, 8 नंबर सवाल आपका है ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, द टीचर पनिश्ड द बॉय फॉर डिसओबीडियंस। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, द बॉय वाज डिसओबीडियंट सो द टीचर पनिश्ड हिम। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 को देखिए। सवाल नंबर 9 आपके सामने है कि फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक है, सब्जेक्ट इसमें से चुनना करा, एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें से आपको सब्जेक्ट को चुनना है। तो माई सर्वेंट हैज़ रन ऑफ विथ ऑल माई मनी, यानी कि मेरा जो नौकर है वो क्या है, मेरा सारा पैसा लेकर के भाग गया। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है, कौन भाग रहा है, सर्वेंट, यानी यही कार्य कर रहा है ना, यानी माई सर्वेंट है, जो क्या हो जाएगा इसमें आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, सब्जेक्ट यही हो जाएगा माई सर्वेंट। 10 नंबर सवाल को देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब फ्रॉम मेक वर्ब फ्रॉम। तो कहता है मेक ही व्हाइल द सन, तो द सन यहाँ पर क्या हो जाएगा, द साइन साइंस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर V5 लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। तो जैसे कि सूरज पूरब में उगता है, तो आप लोग जानवे करते हैं इसमें किस तरह से होता है, एस लगता है, यानी V5 लगता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखिए। 11 नंबर सवाल आपका है सल्फाइड अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त विधि है। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण हेतु कौन सा विधि प्रयुक्त किया जाता है। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, झाग उत्पादन विधि। 12 नंबर सवाल को देखिए, एड्रीनेलिन एक हार्मोन है जो प्रभावित करती है। अच्छा सवाल है, तो 12 का क्या होगा, गेस करिए। तो देखिए जो एड्रीनेलिन हार्मोन है वो क्या है, बीपी यानी ब्लड प्रेशर को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी रक्तदाब को प्रभावित करता है। याद रखिए, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, रक्तदाब को प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो एड्रेनलिन है। या इस तरह से पूछे, एड्रेनलिन एक हार्मोन है जो प्रभावित किसको करता है, तो आपका रक्तदाब को करता है। 13 नंबर सवाल को देखिए। 13 नंबर सवाल है सर रोनाल्ड रॉस ने खोज किया था। रोनाल्ड रॉस ने किसका खोज किया था फ्रेंड्स, 13 का पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, गेस करिए। मलेरिया का, पेचिस का, कैंसर का या लिवर फ्लू का। तो ये मलेरिया का खोज किया था ना, सर रोनाल्डास ने क्या किया था, मलेरिया का परागमन मच्छरों द्वारा होता है, यही खोज किया था इसने, यानी ऑप्शन नंबर 13 का एक करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 14 देखिए, थोड़ा धुंधला दिख रहा है फ्रेंड्स। करा अर्धसूत्रण कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया है। तो क्या है प्रक्रिया, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्ट आंसर पढ़ देता हूँ, अर्धसूत्रण कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया है जो किसी भी विशेष जाति के गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर बनाए रखती है। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर सवाल को देखिए। 15 नंबर सवाल आपका है कि 100 संतरे 350 रुपया में खरीदे गए हैं। ठीक है, थोड़ा धुंधला आया इसमें। 100 संतरे जो 350 रुपया में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, तो प्रतिशत लाभ। सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए 100 संतरे का क्रय मूल्य तो आपका सिंपल निकला हुआ है, कितना है, क्रय मूल्य 350 रुपया है। अब कहता है 48 रुपये दर्जन, तो 100 संतरा को दर्जन में बदलिएगा ना, 100 संतरा को दर्जन में बदलिएगा तो 12 से भागा देंगे, और 48 रुपया बेचा गया ना, 48 यहाँ गुना कर देंगे तो निकल जाएगा इसका विक्रय मूल्य। तो 12 चक 48, ठीक है, यानी 400 रुपया में, 350 रुपया में खरीदा था और 400 रुपया में आपको 100 संतरा बेचा। ठीक है, 48 रुपये दर्जन पड़ा तो 400 रुपया में, तो लाभ कितना हो रहा है, 50 रुपया का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत अब निकल जाएगा, लाभ 50 रुपया हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत का रहा है, तो लाभ गुने 100, अब बटा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपका 350 रुपया। इसको काट दीजिए, एक शून्य से एक शून्य हो गया, और 5 से 5 सत्ते 35 कटेगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 2 20, यानी 100/7 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 100/7% इसका लाभ आएगा। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 14/98 यानी 14.2/7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर सवाल को देखिए कि दिए गए वाक्य का एक शब्द बताएं। दिए गए वाक्य का एक शब्द बताएं, दूसरे के उपकार को न मानने वाला। अनेक शब्दों का एक शब्द है, ठीक है, अच्छा सवाल है। 16 नंबर सवाल का हिंदी का है।
तो जो दूसरे के उपकार को नहीं मानता है उसको क्या कहा जाता है? कृतधन कहा जाता है। 16 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखें कि रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। कारक देखिए बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है फ्रेंड्स, मैं सिलेबस के अनुसार आप लोग को बता भी रहा हूँ। कारक मैं पढ़ा चुका हूँ सिलेबस के अनुसार से, संज्ञा सर्वनाम भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अभी विशेषण, क्रिया विशेषण आपको बताना है फ्रेंड्स, उसका क्वेश्चन टाइप हो रहा है तो कल तक मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। 17 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है रेखांकित पद के उचित कारक का बोतल में दूध बचा है, इसमें कौन सा आपका कारक है? ठीक है, बोतल में दूध बचा है, तो 17 का राइट आंसर में किसका था? अधिकरण कारक का ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 18 को देखिए, 18 नंबर सवाल है क्रिया के सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। क्रिया के सही रूप वाला विकल्प पहचाना। स्कूल बस 5 मिनट, क्या होगा यहाँ पे? 18 का स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, भविष्य में हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। स्कूल बस 5 मिनट में क्या है? आएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं। 19 नंबर सवाल आपका है कृपण का सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद क्या है? कृपण का, कृपण मतलब क्या होता है? कटार होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा। आधा क प्लस ए हो जाएगा, त्र और ट प्लस आधा प, फिर अ जोड़ न और फिर जोड़ अ होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का। 20 नंबर सवाल को देखें, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? 20 का देखें तो देखिए कृष्ण, कृष्ण किस तरह से लिखा जाता है? कृष्ण तो सिंपल लग रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण इसी तरह से लिखा जाता है ना, कृष्ण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए 21 नंबर सवाल को देखें। 21 नंबर सवाल आपका है एक कण जिसका द्रव्यमान m है, जिस पर p बल t समय तक आरोपित होता है, इसकी गतिज ऊर्जा t समय के बाद क्या होगी? 21 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, p² बटा 2m हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 22 को देखिए। सवाल नंबर 22 आपका है निम्न में से किससे ध्वनि तरंग गमन नहीं करता है? चलिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार बता चुके हैं, गेस करिए निम्न में से किससे ध्वनि तरंग गमन नहीं करता है? तो ध्वनि तरंग गमन किसने? इसके लिए माध्यम चाहिए, ठीक है। तो माध्यम क्या इसका होता है? हवा होता है। तो इसका निर्वात, यानी कि निर्वात मतलब, वात मतलब क्या होता है? वात मतलब होता है हवा होता है, ठीक है। तो निर्वात है जहाँ पर हवा बिल्कुल नहीं हो उसी को हम लोग निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में ध्वनि का जो वेग होता है उस जीरो होता है, शून्य होता है, नहीं गमन करता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ध्वनि है जो आपका अनुदैर्ध्य तरंग में गमन करता है, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। 23 नंबर सवाल है आपका निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है? तो देखिए इसका 23 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए कि यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण कितना होगा? ये भी अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो इसका देखिए यदि आपतित कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इस सवाल पूछा जाता है यदि आपतन कोण और क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण का मान कितना? 90 डिग्री होता है। 25 नंबर सवाल को देखिए, मानव का रेटिना दृष्टिपटल नेत्र लेंस की कितनी दूरी पर स्थित रहता है? ये भी देखिए बहुत अच्छा सवाल है, कितनी दूरी पर होता है ये? तो 25 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। मानव का रेटिना, जिसे क्या हिंदी में कहते हैं दृष्टिपटल, नेत्र लेंस से कितनी दूरी पर? तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका ये स्थित होती है। 26 नंबर सवाल को देखिए। 26 नंबर सवाल आपका है कि विद्युत विभव कौन सी राशि है? विद्युत विभव सदिश है या अदिश है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? 26 का करेक्ट अदिश राशि है। विद्युत विभव है जो अदिश राशि है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 28 को देखें। प्रथम प्रायोगिक सौर सेल का निर्माण किस वर्ष किया गया था? प्रायोगिक सौर सेल का निर्माण प्रथम। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, अभी हम लोग कितना नंबर 27 का देखें ना, 27 नंबर क्वेश्चन छूट गया फ्रेंड्स, एक मिनट यहाँ पर मिस्टेक हुआ। 26 का तो राइट आंसर हो गया आपका अदिश राशि। 27 नंबर निम्न में ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? 27 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। तो निम्न में से ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, किलोवाट घंटा है जो ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। निम्न में से ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? तो किलोवाट घंटा है। अब 28 नंबर सवाल देखें। तो 28 नंबर सवाल का क्या कर रहे थे अभी हम लोग कि प्रथम प्रायोगिक सौर सेल का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1954 में किया गया था। अगला सवाल है 29 नंबर सवाल।
हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 29 को देखिए। 29 नंबर सवाल है, दाब बढ़ाने पर जल का हिमांक, ठीक है, हिमांक मतलब समझ रहे होंगे फ्रेंड्स आपका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। देखिए हिमांक, क्वथनांक और गलनांक तीनों को याद रखिएगा। हिमांक को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, गलनांक को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। तो दाब बढ़ाइएगा तो जल का सॉरी हिमांक पर यानी फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये घटेगा, ठीक है। और पूछा जाता है दाब बढ़ाने से जल का क्वथनांक क्या होता है, तो देखिए दाब बढ़ाने पर जल का हिमांक तो घटता है, लेकिन दाब बढ़ाने पर जल का बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक है जो क्या होता है, ये बढ़ता है, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 30 को देखिए। 30 नंबर सवाल है, गैसों में ध्वनि की चाल स्वतंत्र रहती है किससे? गैसों में जो ध्वनि की चाल है जो किससे स्वतंत्र रहती है, तो आर्द्रता से, दाब से या ताप से या तीनों से? नहीं, स्वतंत्र रहती है दाब से, ठीक है। आपका गैसों में ध्वनि की चाल दाब से स्वतंत्र रहती है। 30 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल को देखिए। 31 नंबर सवाल आपका है, 31 नंबर सवाल है आपका फ्रेंड्स, एक धातु की प्लेट को जो 1 सेंटीमीटर मोटी, 9 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 81 सेंटीमीटर लंबी है, पिघलाकर एक घन का आकार दिया जाता है। दोनों ठोसों को पृष्ठ क्षेत्रफल में अंतर क्या होगा? तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें लंबा होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बताता हूँ, अब फॉर्मूला से बना लीजिएगा। 31 का राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर सवाल देखिए। 32 नंबर सवाल आपका है, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई का अनुपात इतना है, यदि इसका आयतन इतना है मीटर घन मीटर, तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? तो इसका आंसर भी बताता हूँ। 32 का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए अगला सवाल है कि 33 नंबर सवाल का इसका जो राइट आंसर आएगा 33 का ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर सवाल। हाँ फ्रेंड्स, तो 34 नंबर सवाल देखिए। 34 नंबर सवाल है, किसी राशि को 10% प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रतिवर्ष छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित करने पर परिपक्वता अवधि पर इतना प्राप्त होते, निवेश राशि थी, यानी मूलधन आपको पूछा जा रहा है। इसमें देखिए आपका मिश्रधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है। तो छमाही जब चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो दर कितना हो जाता है? आधा होता है, यानी 5% आपका दर हो जाएगा। और समय कितना है? प्रतिवर्ष का रहा है, इसमें दो वर्ष दुगना हो जाता है, तो समय हो गया 2 वर्ष हो गया। अब देखिए आपका फॉर्मूला है फ्रेंड्स, सिंपल सी है, आपको निकालना क्या है, तो चक्रवृद्धि आते ए बराबर फार्मूला क्या होता है? ए बराबर यानी मिश्रधन बराबर फार्मूला क्या होता है? पी इंटू 1 प्लस कितना? R/100 पढ़े होंगे आप लोग। यहाँ पर क्या होता है? पावर n हो जाता है। अब मिश्रधन देखिए आपका दिया हुआ है कितना? 4000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 44,100। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? 44,100 लिख देंगे। और यहाँ पर पी तो हमको निकालना है, बाकी यहाँ सजा दीजिए। 1 प्लस R कितना है? 5/100 हो जाएगा। यहाँ पर समय कितना? 2 वर्ष है, ठीक है। तो इसको सोल्व करिएगा तो पी बराबर आपका निकल जाएगा। ये पी ऐसा ही ज्यों के त्यों रहेगा फ्रेंड्स, इसको सोल्व करिएगा तो पी का मान निकल जाएगा। तो पी का मान आपको निकलेगा कितना? 40,000 रुपया निकलेगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बन जाएगा। सोल्व कर लीजिएगा। 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर है, यदि 3 बिंदु इतना इतना समरेखीय हो तो x का मान होगा। 35 का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 2 आएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 36 को देखिए। 36 नंबर सवाल आपका है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 170% लाभ होता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य आपका मानते हैं लाभ होता है, यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ प्रतिशत। तो सिंपल है फ्रेंड्स, अगर क्रय मूल्य आपको 100 रुपया मानते हैं, 170% का लाभ होता है, तो कितना हो जाएगा यार? विक्रय मूल्य इसका कितना होगा? 270 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 270 रुपया। 100 इसमें आपका 170% लाभ होता है ना, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 270 रुपया आ गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि 20% की वृद्धि, यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, क्रय मूल्य में कितना की वृद्धि होती है? 20% का। तो क्रय मूल्य मानते हैं 100 रुपया, तो कितना होगा? विक्रय मूल्य 120 रुपया हो गया, ठीक है। क्रय मूल्य 100 रुपया मानते हैं तो 20% वृद्धि तो 120 रुपया हो गया। तब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत, तो देखिए बेचा था कितना? 270 में, और 20% वृद्धि 120 है, तो घटा दीजिएगा 120, तो क्या हो जाएगा? आपका लाभ आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 आएगा, यहाँ 150 आ जाएगा, ठीक है। यानी 150 रुपया का इसको लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत कह रहा है, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 150 × 100, और क्रय मूल्य कितना 20 हो गया था? 120 रुपया। इसको काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य हो गया, 3 चक 12, 3 पच्चे 15, 4 एकम 4, 25 चक्का 100, यानी 25 पच्चे 25 से 125% का इसका लाभ होगा।
यानी 36 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए 37 नंबर सवाल आपका है, इतना 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 संख्याओं का माध्यिका होगी। तो माध्यिका का एक फार्मूला होता है फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजाते हैं। ठीक है, आरोही क्रम में सजाइएगा, बताते हैं फ्रेंड्स, उस तरह से बनाइएगा, वीडियो पॉज करके बन जाएगा। इसको आरोही क्रम में सजाइएगा तो सबसे पहले क्या है, 46 है, थोड़ा सा बताता हूँ। 46 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 47 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 48 आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, 48.5 आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, 48.8 आएगा। ठीक है, उसी तरह से फिर क्या आएगा आपका, 50 आएगा। उसके बाद में फिर आएगा 50 के बाद 50 पॉइंट कितना है, 5 है, फिर 52 आएगा। ठीक है, तो टोटल इसको काउंट करिएगा तो कितना आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें एक लगता है मिस्टेक हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें टोटल काउंट करिएगा तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा। ठीक है, टोटल कितना आएगा, 8 आएगा। इसको टोटल काउंट करिएगा तो सजा करके तो 8 आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आता है। ठीक है, तो एन बराबर यहाँ हम लोग को निकल गया। एन बराबर क्या निकल गया, इसको सजाइएगा आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। तो एन बराबर टोटल संख्या कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, माध्यिका का फार्मूला होता है, क्या होता है, n/2। ठीक है, कि इनवें पद इतने पद हो जाता है। ठीक है, n बटा इतना पद, और फिर प्लस में क्या होता है, n+1/2 के इतने में पद। ठीक है फ्रेंड्स, ये फार्मूला होता है ना, कि इसका जो माध्यिका का फार्मूला होता है, देखिए एक बार फिर से मैं बताता हूँ। इसका जो फार्मूला होता है n/2 वे पद। ठीक है, ये पद हो गया, और जोड़ कौन सा पद, n/2 और +1 ये पद होता है। ठीक है, तो देखिए एन यहाँ पर कितना हम लोग का आया था, टोटल 8 आया था। तो 8 यहाँ पर रखेंगे तो 4 आएगा, यानी चौथा पद आएगा, और उसके बाद में एक 5वां पद आएगा। दोनों को जोड़ कर करके फिर दूसरे भागा दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका, तो देखिए चौथे पद जब इसको हम लोग सजाए थे तो चौथे पद में आएगा, आपको आएगा देखिए 48.5 ये वाला आता है। ठीक है, सजाइएगा तब, तो देखिए 48.5, अब बटा क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब प्लस में अब कर रहा था n+2 के अगला पद हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अगला पद आता है आपको 4.8/2। ठीक है, अभी दोनों को जोड़िएगा, दोनों को जोड़ कर करके 2 से भागा दीजिएगा तो आपको कितना आएगा, दोनों को जब जोड़िएगा फ्रेंड तो आएगा आपका 97.3/2। अब इसको डिवाइड करिएगा तो आएगा 48.65। ठीक है, वही माध्यिका का होगा 48.65। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, 37 का डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर सवाल है। 38 नंबर सवाल क्या है, यदि 10 आंकड़ों का मानक विचलन 1.2 हो तो उसका प्रसरण होगा। ठीक है, तो मानक विचलन कितना है आपका फ्रेंड्स, 1.2 है, तो औसत वर्ग विचलन या प्रसारण क्या होता है, इसका होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसका औसत वर्ग विचलन कहिए तो प्रसारण क्या होता है, इसका स्क्वायर हो जाता है। इसका जब स्क्वायर कर दीजिएगा फ्रेंड्स तो 1.2 का होल स्क्वायर के बराबर है, कितना होता है, 44 से होता है ना, यानी कि 1.44 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 38 का। चलिए अब 39 नंबर सवाल को देखिए। 39 नंबर सवाल लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, इस पर सोल्व कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। इसका राइट आंसर बता देता हूँ, आप लोग बताइएगा। यदि a + b = π/4 है तो 1 + tan a × 1 + tan b का मान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 39 का ऑप्शन नंबर डी आएगा। ये सभी देखिए फ्रेंड्स, आपका जो नया बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है सिलेबस के अनुसार, उसके अनुसार से है, तो पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा, इससे कुछ आपको आइडिया मिलेगा। ऐसे भी बार बार कहता हूँ मैं फ्रेंड्स, किसी भी तरह का प्रैक्टिस सेट हो आप लोग को जरूर करना चाहिए। 40 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स, इसको बना लीजिएगा। 40 का जो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, 100 आएगा। ठीक है, 41 नंबर सवाल है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में। तो इसका तो सभी मैं बता दिया हूँ, ट्रिक से भी बता दिया हूँ फ्रेंड्स किसके शासनकाल में। वो ट्रिक देखिए आप लोग को याद होगा, इससे हमेशा याद रहेगा, क, यही ट्रिक है। ठीक है, अब देखिए अ से पहला में अजात शत्रु के शासनकाल में, दूसरा का से कालाशोक के शासनकाल में, फिर अ आया तो अ से अशोक के शासनकाल में तीसरा, और चौथा है जो कनिष्क के शासनकाल में। अब देखिए ये अगर कहीं एग्जाम में जाते हैं कन्फ्यूजन होता है तो अ का अक आद रखिएगा। ठीक है, अ का अ क। अब देखिए मिला लिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, तो देखिए चतुर्थ में क्या आ रहा है, क आ रहा है ना, यानी कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी हो गया।
ठीक है। अब देखिए तृतीय किसके शासनकाल में था? अशोक के शासनकाल में। द्वितीय किसके? कालाशोक के शासनकाल में। पहला किसके? अजातशत्रु के शासनकाल में। तो जब भी इससे संबंधित सवाल पूछे तो आपको सिंपल वहां पर याद रखिएगा इस तरह से का अक, ठीक है। इससे आपको हो जाएगा, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। अजातशत्रु के शासनकाल में पहला राजगृह में हुआ था। कालाशोक के शासनकाल में आपको वैशाली में हुआ था। फिर अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में आपका कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। तो 41 नंबर सवाल का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। 41 का बी हो गया। अब 42 नंबर सवाल को देखिए। 42 नंबर सवाल आपका मैथ वाला है फ्रेंड्स, ये भी लंबा जाएगा, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 42 का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, 890 रुपया, 42 का बी। चलिए 43 नंबर सवाल को देखते हैं। 43 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन था? अच्छा सवाल है 43 का, अंतिम यूरोपीय देश। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। जो विकल्प में भारत आने वाला अंतिम यूरोपियन कंपनी था वो कौन था? फ्रांस था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन था? तो आपका फ्रांस था, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 44 को देखते हैं। 44 नंबर सवाल है आपका मैथ वाला है फ्रेंड्स, ये भी बना सकते हैं, बहुत ही पुराना टाइप का सवाल है ये, बहुत बार देखे भी आप लोग। क्या कर रहा है? एक बंदर ग्रीस लगे खंभे पर बारी बारी से प्रत्येक मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, यानी कि 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, 2 मीटर फिसल जाता है। तो 2 मीटर फिसल जाता है तो चढ़ता कितना है? 3 ही मीटर चलता है ना, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। यानी कहने का मतलब है 1 मिनट में कितना चढ़ता है वो? 1 मिनट में तो चढ़ता है अपना 3 ही मीटर चलता है। कितना चढ़ता है? 3 मीटर चढ़ता है। और अंतिम मिनट में, जब अंतिम मिनट में है वो फिसलेगा नहीं, तो अंतिम मिनट में वो कितना चढ़ेगा? टोटल 5 मीटर चढ़ेगा, ठीक है। तो सवाल देखिए क्या कर रहा है कि एक बंदर ग्रीस लगे खंबे पर बारी बारी से प्रत्येक मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, 2 मीटर फिसल जाता है। यदि खंबा 35 मीटर ऊंचा हो तो बंदर शीर्ष पर कितने समय में चढ़ जाएगा? तो देखिए अंतिम यानी चढ़ना इसको कितना है? 30 के बाद तो 5 मीटर चढ़ेगा, तो फिर फिसलेगा नहीं क्योंकि खंबे का ऊपर शीर्ष पर पहुंच जाएगा। तो 1 मिनट में कितना चढ़ रहा है वो? 1 मिनट में कितना? 3 ही मीटर चढ़ रहा है क्योंकि 2 मीटर फिसल जा रहा है, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि 3 मीटर चढ़ने में समय कितना लगता है? 1 मीटर, तो 30 मीटर उसको चढ़ना है तो कितना समय लगेगा? 30 मीटर जब उसको चढ़ना है तो कितना लगेगा आपका? इस तरह से फ्रेंड्स कि 3 मीटर चढ़ने में उसको कितना समय लगता है? तो 1 मिनट। तो 1 मीटर चढ़ने में कितना लगेगा? तो एक इतना बटा 3, तो 30 मीटर में कितना लगेगा? इतना, यानी कि 10 या के 30, यानी 10 मिनट लगेगा। यानी 10 मिनट में जो है, देखिए कॉमन सेंस का प्रश्न है, 10 मिनट में जो बंदर है जो कितना चढ़ जाएगा आपका? तो 30 मीटर चढ़ जाएगा। अब देखिए 10 चढ़ जाएगा और उसके बाद में फिर क्या है फ्रेंड्स? अंतिम बार जब वो जंप करेगा तो 1 मिनट में कितना चढ़ता है? 5 मीटर चढ़ता है। तो 35 मीटर चढ़ना है ना, तो 10 मिनट तो इधर लगा था, अंतिम 1 मिनट में जब उछलेगा तो इसमें 5 मीटर चढ़ जाएगा, तो 30 5 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। यानी टोटल 11 मिनट का समय उसको लगेगा। 11 मिनट 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 45 नंबर सवाल को देखिए। 45 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स, 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ये वही सवाल है फ्रेंड्स आपका, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो 48 के गुणनखंड, ठीक है, 48 के पहले गुणनखंड आपको लिखना पड़ेगा, सभी धनात्मक गुणनखंड लिखना है। तो कैसे लिखिए? इस तरह से 1 से कटता है, 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से भी, उसके बाद में कितना? 4 5 नहीं 6 से, 7 नहीं 8 से, उसके बाद में 12 से, उसके बाद में 16 से, उसके बाद में 24 से, और फिर कितना हो गया? 48 से। इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। और देखिए आपका सजा के भी लिख दिए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको देखिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन बराबर इसमें कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, ठीक है। इसको सजा के लिखे तो एन बराबर कितना आ रहा है आपका? 10 आ रहा है। और फॉर्मूला भी क्या बताए थे कि n/2वें पद तथा n/2 + 1 का पद होता है, ठीक है। तो n यहाँ कितना? 10 है, तो 5 यहाँ 2 से भागा दीजिएगा, n/2, तो 5वां, तो 5वां में यहाँ कौन आ रहा है? हम देख लीजिए 5वां पद। तो 5वां पद में कौन आ रहा है? 1 2 3 4 छठो आ रहा है, तो 1 ले लिए 6 को। उसके बाद में क्या है आपका? छठे पद हो जाएगा। छठे पद में कौन सा आ जाएगा? 8वां आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 8 हो जाएगा, बटा क्या इतना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 8 6 14, 14/2 यानी 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखिएगा फ्रेंड्स यही कि माध्यमिका बराबर जो फार्मूला होता है n/2 पद, ठीक है, और जोड़ n/2 + 1, ठीक है, 2 + 1 पद, अब बटा क्या होता है 2 होता है, तो इसी से आपको बन जाएगा, फार्मूला याद रहेगा। तो चलिए 45 हो गया फ्रेंड्स। अब 46 नंबर सवाल को देखिए। 46 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे। निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे। 46 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कबीर। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कबीर होगा। 47 जालियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख क्या है, तो देखिए डेट के साथ ऐसे ही पूछा जाता है, तो 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर सवाल को देखिए, गेस करते चलिए, छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या थी। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम, अच्छा सवाल, इस टाइप का सवाल टिपिकल पूछा जाता है। 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, गेस करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीजाबाई। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था, तो जीजाबाई इसका करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन सा स्थल रूप हिमनदी के कार्य से संबंधित नहीं है। 49 का, निम्न में से कौन सा स्थल रूप हिमनदी के कार्य से संबंधित नहीं है, तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंजेल वर्ग है जो आपका हिमनद के द्वारा नहीं बनता है फ्रेंड्स। बाकी लटकती घाटी ये हिमनद से बनता है, मोरेंस भी बनता है, ड्रमलिन भी बनता है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इंजेल वर्ग है जो इसका निर्माण होता है किसके, पवन द्वारा होता है। जब पवन के द्वारा जो अपर्दन होता है उससे इसका निर्माण होता है, हिमनद द्वारा नहीं होता है। 50 नंबर सवाल को देखिए, सौर परिवार के ग्रहों के आकार के आधार पर किस क्रम में रखा जा सकता है। पहले ही बता चुका आकार के हिसाब से फ्रेंड्स, तो क्या बताए थे सबसे बड़ा वाला में, तो बुध बृहस्पति सबसे बड़ा है ना, तो इसका राइट आंसर आकार का कह रहा है ना, तो सवाल नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा, तो बृहस्पति सबसे बड़ा हो गया, भगवान हो गए, इस तरह से याद रखिए। उसके बाद शनि भगवान हो गए, उसके बाद वरुण और उसके बाद में बुध हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आकार के हिसाब से कह रहा है ना, तो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, उसके बाद में शनि है, उसके बाद वरुण है, उसके बाद बुध है। तो ये आपका सीक्वेंस अच्छा है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे पूरा में अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो इसमें आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम अगर जो घटते क्रम में दिखा है, इसमें क्या सौर परिवार ग्रहों के आकार के आधार पर किस क्रम में रखा जा सकता है, तो इस क्रम में रखा जा सकता है। अगर जो पूरा अगर जो देखा जाए तो देखिए सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद में अरुण है, उसके बाद में वरुण है, ठीक है, अरुण के बाद में वरुण है। तो इसमें देखिए इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि दो ही बड़ा का दिया है, उसके बाद में वो नहीं दिया है, तो ये वरुण है जो शनि के बाद में इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है फ्रेंड्स, तो इसलिए नहीं। लेकिन होगा क्या, बृहस्पति के बाद शनि होगा, शनि के बाद में अरुण होगा, उसके बाद वरुण होगा, उसके बाद में पृथ्वी होगा, उसके बाद शुक्र होगा, उसके बाद मंगल होगा, उसके बाद बुध होगा। लेकिन जिस हिसाब से आपका ऑप्शन में दिया हुआ है तो इसके हिसाब से यही होगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले बृहस्पति सबसे बड़ा, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी जो 5वां स्थान पर आता है। तो 50 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर सवाल को देखिए। 51 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। भारत का जो मानक समय निर्धारित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करें। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 82 डिग्री 30 पूर्वी से, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 51 का ये जो इलाहाबाद का नैनी से आपका होकर के गुजरता है फ्रेंड्स, वहीं से मानक समय भारत का निर्धारित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 51 का ए है जो करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है। 52 का, तो महाद्वीपीय पठार कौन सा नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दक्कन का पठार। दक्कन का पठार है जो आपका महाद्वीपीय पठार नहीं है, ये प्राद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। याद रखिए, दक्कन का पठार है जो प्राद्वीपीय पठार है, महाद्वीपीय पठार नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल नंबर 53 को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश बृहत वृत्त है। अक्षांश बृहत वृत्त कौन सा है, 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा हो जाएगा, ठीक है, 53 का ए। 54 नंबर सवाल देखिए, मैथमेटिक्स का फ्रेंड्स, इसका मैं बताता हूँ राइट आंसर। 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 200 आएगा। 55 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग यूरोप के रूर औद्योगिक प्रदेश में प्रसिद्ध है। 55 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इस्पात एवं इंजीनियरिंग। पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो यूरोप का रूर औद्योगिक प्रदेश है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इस्पात और इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। 55 हो गया। 56 नंबर सवाल को देखिए, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। पनामा नहर,
तो आपका 56 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। 57 नंबर सवाल को देखिए कि इंग्लैंड में चर्चिस्ट, ठीक है, इंग्लैंड में चर्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ था? चर्टिस्ट आंदोलन। 57 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा 1838 ईस्वी में। 58 नंबर सवाल को देखिए, 58 नंबर सवाल आपका है उस कोण का माप ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण का 1/4 गुना है। तो सवाल नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, अपने संपूरक कोण का कितना कर रहा है? 4 गुना है। तो 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 36 डिग्री आएगा, सोल्व करिएगा। तो चलिए सवाल नंबर 59 को देखें। सवाल नंबर 59 देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है किसके द्वारा? तो आपका जो 59 नंबर सवाल है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामलों को संदर्भित किसे किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को ना। चलिए अगला सवाल है 60 नंबर सवाल है आपका, छमाही चक्रवृद्धि के साथ 8% की दर से इतना का 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 60 नंबर सवाल का। तो ये भी सिंपल है फ्रेंड्स, ठीक। इसमें क्या चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज इसमें आराम से आप निकाल सकते हैं। तो कैसे बनेगा फ्रेंड्स? तो देखिए इसमें भी कर रहा है आपका छमाही कर रहा है, तो उस दर है जो कितना है हो जाएगा 4%, आधा हो जाएगा। आर बराबर कितना होगा? 4%। और समय कितना हो जाएगा? समय इसका भी 2 वर्ष हो जाएगा प्रति वर्ष से, तो समय दुगना हो गया। अब हम लोग जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर फॉर्मूला क्या होता है? CI बराबर ना, तो CI बराबर फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 पावर n और माइनस क्या होता है? P आता है, ठीक है। तब बैठा दीजिएगा, 1 कर दिएगा, R के जगह पर कितना हो जाएगा? R के जगह पर 4% हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसको हल करिए, जितना आएगा, ठीक है, आपका यहाँ पर जितना आएगा उसमें आप मूलधन घटा दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। मूलधन आपका दिया हुआ है यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सोल्व कर करके फिर -P करिएगा तो क्या हो जाएगा? ये निकलेगा जो आपका मिश्रधन निकलेगा, और उसमें से आपका P घटा देगा तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो इसका जो 60 नंबर सवाल है ना, 60 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, 816 आएगा। चलिए सवाल नंबर 61 को देखिए, 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? 61 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय गृह मंत्री करता है। अच्छा सवाल है, 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री करता है। 62 नंबर सवाल को देखें कि जब कोई महिला किसी निर्वाचन में मतदान करती है तो वह प्रयोग करती है अपना क्या? तो क्या प्रयोग करती है? ये अपना है जो निर्वाचन में मतदान करते तो राजनीतिक अधिकार प्रयोग करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें नागरिक अधिकार में आपका कंफ्यूज हो जाएगा, तो ये सब सवाल को है जो आप अपना नोट करें, एक नोटबुक रखें, उसमें नोट करें, 2-4 बार प्रत्येक दिन देखते रहिएगा तो याद हो जाएगा। आज एक बार मैं बताया फ्रेंड्स तो याद रख नहीं, अब कुछ दिन तक याद रहेगा, 2-4 दिन तक, लेकिन फिर भूल जाइएगा। इसके लिए क्या करेगा, ये सब सवाल जो टिपिकल सवाल उसको लिख लीजिए। अब जब बार बार रिपीट करिएगा कि जब कोई महिला निर्वाचन मतदान करते तो कौन सा अधिकार प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते थे राजनीतिक अधिकार, फिर पढ़े राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। इस तरह से जब बार बार करेगा तो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, तो सदा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कंफ्यूजन होगा आपका नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार में। तो 62 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सवाल नंबर 63 को देखिए कि भारत में राज्यों की शक्ति का स्रोत है 63 का, भारत में राज्यों की शक्ति का स्रोत क्या है? 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी संविधान हो जाएगा। 64 नंबर सवाल को देखिए, 64 नंबर सवाल आपका है कि एक पिंड द्रव में तैर रहा है, ठीक है। एक पिंड है जो द्रव में तैर रहा है, पिंड एवं द्रव दोनों का घनत्व समान है। यदि पिंड को थोड़ा सा दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तली तक डूब जाएगा, ठीक है। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स, छोड़ी गई स्थिति में ही रहेगा। एक पिंड द्रव में तैर रहा है, यदि पिंड को थोड़ा सा दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो छोड़ी गई स्थिति में ही वो रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 65 नंबर सवाल को देखिए, 65 नंबर सवाल है, एक रेडियो एक्टिव तत्व का विघटन नियतांक कितना है? उसकी अर्ध आयु क्या होगी? 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेंड्स, इतना 2.31 × 10⁻10 के पावर कितना 5 मिनट। चलिए 66 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती है? ध्रुवित कौन सा तरंग को नहीं की जा सकती है? अच्छा सवाल है। 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है, ये सब नोट करके याद कर लें। अगला सवाल है फ्रेंड्स 67 नंबर सवाल, जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होगा? आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 67 का इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ठीक है। जब जल को 0 से 10 डिग्री तक गर्म करिएगा तो इसका आयतन है जो क्या पहले घटेगा, उसके बाद में फिर क्या होगा? बढ़ेगा। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
68 नंबर सवाल को देखिए कि सेल्सियस तापक्रम पैमाने में ताप के परम शून्य ताप का मान क्या होता है। बहुत बार बताए हैं, परम शून्य ताप का माइनस कितना होता है, 273 डिग्री सेल्सियस होता है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। चलिए 69 नंबर सवाल को देखते हैं। 69 नंबर सवाल है 0 डिग्री सेल्सियस की 1 किग्रा बर्फ 10 डिग्री सेल्सियस के 1 किग्रा पानी में मिलाई जाती है तो परिणामी ताप क्या होगा। 69 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा। ठीक है अच्छा सवाल है। 0 डिग्री सेल्सियस की 1 किग्रा बर्फ और 10 डिग्री के 1 किग्रा 10 डिग्री सेल्सियस के 1 किग्रा पानी में मिलाई जाती है तो क्या होगा, परिणामी ताप क्या होगा, तो 0 से कम हो जाएगा। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 70 नंबर सवाल का, एक कृष्ण पिंड का ताप इसके मूल ताप का आधा कर दिया जाए तो पिंड द्वारा उत्सर्जित विकिरण का मात्रा क्या होगी। 70 का राइट आंसर 1/16 हो जाएगा। याद रखिएगा, एक कृष्ण पिंड का ताप इसके मूल ताप का आधा कर दिया जाए तो पिंड द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा क्या हो जाएगी, तो आपका 1/16 हो जाएगी। 71 नंबर सवाल को देखिए, तत्व जो विद्युत के संचलन में सहायक नहीं है वह कौन सा है, विद्युत के संचलन में। 71 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये सल्फर है जो विद्युत के संचलन में सहायक आपका नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 71 नंबर सवाल का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, सब ये जो सहायक है, जबकि सल्फर है जो विद्युत के संचलन में सहायक नहीं होता है, इसलिए 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72 नंबर सवाल को देखिए। 72 नंबर सवाल आपका है कि वह धातु है जिसके बर्तन में कॉपर सल्फेट विलयन रखा जाता है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्या हो जाएगा आपका, कॉपर में। ठीक है, कॉपर में क्या कम क्रियाशील होता है। तो कह रहा वह धातु, यानी वह धातु कौन सा है जिसके बर्तन में कॉपर सल्फेट विलयन रखा जाता है। तो ये हो जाएगा एजी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एजी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एजी कॉपर सल्फेट रखा, एजी मतलब क्या होता है, चांदी होता है ना। तो चांदी का रासायनिक संकेत क्या होता है, एजी होता है। तो इसी में आपका रखा जाता है। वह धातु है जिसके बर्तन में कॉपर सल्फेट विलयन को रखा जाता है, तो चांदी के धातु ने, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो चांदी होता है फ्रेंड्स वो कॉपर से क्या करता है, कम क्रियाशील होता है, इसलिए एजी यानी कि चांदी के बर्तन में कॉपर सल्फेट को रखा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको भी याद रखिएगा, पूछा जाता है बार बार ये कि कॉपर सल्फेट का विलयन किस में रखा जाता है, तो चांदी के बर्तन में रखा जा सकता है एजी का, क्योंकि ये कम क्रियाशील कॉपर से करता है। 73 नंबर सवाल को देखिए कि सोडियम प्रोपियोनेट को सोडा लाइम विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होने वाला यौगिक है। 73 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथेन प्राप्त होता है। ये सब सवाल जरूर नोट करके याद करें। अगला सवाल है, एक सर्वोत्तम अपचायक है, 74 नंबर सवाल का, 74 नंबर सवाल का अपचायक कर रहा है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स, K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीजन संख्या होगी। 75 नंबर सवाल का, तो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, +6 होगा। 76 नंबर सवाल को देखिए, वाक्य को शुद्ध करें। ठीक है, घूमना सुबह अच्छा है। अब देखिए हिंदी सा प्रश्न है, घूमना सुबह अच्छा है, इसको किस तरह से शुद्ध में कर सकते हैं। तो चलिए अपना दिमाग लगाएं, इसका राइट आंसर क्या होगा, घूमना। देखिए उल्टा पुल्टा सब किया हुआ है, घूमना सुबह अच्छा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, घूमना अच्छा है सुबह, घूमना सुबह अच्छा है, सुबह अच्छा है घूमना, सुबह घूमना अच्छा है, इसी लग रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुबह घूमना अच्छा है। 77 नंबर सवाल है, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताएं। अंक भरना मतलब क्या होता है, अंक भरना मतलब होता है आपको गले से लगाना होता है, ऑप्शन नंबर बी 77 का राइट आंसर। 78 नंबर, संयोग और वियोग किस रस के रूप है, संयोग और वियोग है जो आपको किस रस के रूप है। 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार का है। ठीक है, याद रखिएगा, संयोग भी उसमें होता है और वियोग भी होता है श्रृंगार रस में। 79, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है, योजक चिन्ह। 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक है, इसका राइट आंसर 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 80 नंबर सवाल को देखिए, सही समास वाला विकल्प पहचाने। तो सप्त सिंधु है, देखिए सप्त सिंधु, सही समास वाला विकल्प पहचाने, सप्त सिंधु हो गए, तो इसका करिए 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधु का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 नदियों का समूह। 80 का क्या हो जाएगा, 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 7 सिंधुओं का समूह। और इसका जो समास है जो क्या निकलेगा फ्रेंड्स, सही समास वाला विकल्प पहचाने। तो देखिए इसमें ऑप्शन देना चाहिए दूसरा हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स,
ये आएगा 7 संख्यावाचक, तो दिग्गु समास के अंतर्गत आएगा ना, संख्यावाचक आ रहा है तो 7 सप्त सिंधु मतलब होता है 7 सिंधुओं का समूह, और समास इसमें देखा जाए फ्रेंड्स तो दिग्गु समास होगा। तो सही समास वाला विकल्प को पहचाने, सप्त सिंधु दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर देना चाहिए दिग्गु ब्रह्म बहुब्रीहि इस टाइप से देना चाहिए। खैर याद रखिए सप्त सिंधु संख्यावाचक है, ये 7 सिंधुओं का समूह होगा और ये आपका दिग्गु समास के उदाहरण है। 81 नंबर सवाल को देखें, मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण है, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण क्या है? 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चे में भी सूखा रोग होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं, ठीक है, विटामिन डी की कमी से होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो रिकेट्स कहते हैं, जो हड्डी से संबंधित है। तो ऑस्टियोमलेशिया भी उसी से संबंधित है, तो याद रखिएगा मनुष्य में जो ऑस्टियोमलेशिया होता है या कहीं रिकेट्स दिया रहे तो विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए 82 नंबर सवाल आपका देखिए, चित्र में 5वें प्रतिरोध जुड़े हैं एक्स व वाई बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 82 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स देख लें, इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 10 ओम आएगा। चलिए 83 नंबर सवाल को देखें, 83 नंबर सवाल है, यकृत भोजन को जिस रूप में संचित करता है वह क्या है? देखिए बताए थे बहुत बार इसका, चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट करिए। तो देखिए यकृत भोजन है जो ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 84 संयुक्त नलिकाकार कुपिका ग्रंथियाँ कहाँ ग्रंथियाँ है? देखिए अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, नया सवाल आपका है, संयुक्त नलिकाकार कुपिका ग्रंथियाँ कहाँ है? तो 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, यानी स्तनियों की स्तन ग्रंथियां में रहता है। संयुक्त नलिकाकार कुपिका ग्रंथियां स्तनियों की स्तन ग्रंथियां में होता है। 85 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है? प्रत्येक जीवित कोशिका में कौन सा पदार्थ आपका पाया जाता है? 85 का राइट आंसर क्या होगा? तो 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर प्रोटीन है, जो प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है। 86 नंबर सवाल को देखें कि प्राणी जो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच कड़ी है वह क्या है? प्राणी जो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की कड़ी, 86 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्कियोपैक्ट्रिक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो ये सब याद करिएगा लिख कर करके। 87 नंबर सवाल को देखिए, 87 नंबर समीकरण इतना के मूल के वर्ग का योग इनमें से कितना होगा? तो इसको आराम से बना सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इसका कर रहा है तो इसका पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर है इतना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस 2x, ठीक है, और माइनस एक्स लिख सकते हैं। इसको तोड़ेंगे तो फिर नहीं आएगा, और फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, -2 लिख सकते हैं। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x कॉमन अगर जो लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका x -1, और क्या आता है फिर x + 2, ठीक है, इसको कॉमन लीजिएगा तो इतना आ जाएगा, इतना इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसको तो x का मान कितना आएगा, x का मान 1 आएगा तो आएगा आपका 1 आएगा, और x का कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है, 1 आएगा -1 आएगा 1 आएगा, x का मान कितना आ रहा है आपका, 1 आ रहा है, और यहाँ से लेते हैं तो -2 आ रहा है, ठीक है। अब कह रहा है इसके वर्ग के जोड़ कर रहा है, तो इसका देखिए 1 आया, इसका वर्ग किए और जोड़, एक -2 आया, इसका -2, इसका वर्ग का जोड़, तो इसका आया 1 ही आया, इसका हो गया माइनस है तो 2 बार में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 4 1 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है फ्रेंड्स, आपका 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसको तोड़िएगा, ठीक है, और इसका जो मूल निकलेगा उसके वर्ग के योग कितना, तो आपका 5 आएगा। चलिए सवाल नंबर 88 को देखिए, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, आपका जो शल्य क्रिया यानी कि जो ऑपरेशन होता है। तो 88 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण को क्या कहा जाता है, को ऑर्थोप्लास्टी कहा जाता है। ऑर्थोप्लास्टी किसे कहा जाता है, तो कुल्हे के जोड़ को प्रत्यारोपण को। चलिए 89 को देखिए, 89 सवाल 89 है, बिहार में कहाँ पर बनाई गई देश की सबसे बड़ी इको फ्रेंडली रंगोली को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? बिहार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, गांधी मैदान पटना में, याद रखिएगा। चलिए हम 90 नंबर सवाल को देखते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आप लोग वेबसाइट पे जाके भी जरूर पढ़ाई करिएगा, वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है। मैं बार बार कहता हूँ आप लोग वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रत्येक दिन जाकर पढ़ाई करें। 90 नंबर सवाल, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लौह होता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है,
यह कुछ रोगों के प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो इसका 90 का क्या होगा राइट आंसर फ्रेंड्स, गेस करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। इसमें लोहा होता है, बिल्कुल होता है, और ऑक्सीजन का वाहक यानी कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन कौन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, सही है। और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल सही, यानी 1 2 3 सही है, चौथा यह गलत है, ठीक है। यह कुछ रोगों को प्रतिरक्षा नहीं, प्रतिरक्षा कौन करता है, WBC करता है, ठीक है, WBC करता है। चलिए 91 नंबर सवाल को देखिए। 91 नंबर सवाल है, एक व्यक्ति ने एक राशि उधार ली और उसे इतना रुपये के 3 वार्षिक किस्तों में लौटा दिया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर इतना प्रतिशत है तो कुल ब्याज रुपये में जो उसने चुकाया था, लंबा जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग सोल्व करिएगा। 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। 92 नंबर सवाल को देखिए। 92 नंबर सवाल है कि किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है। किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है। 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। वहाँ की जनसंख्या वृद्धि, वहाँ नलकूपों को अधिक जल का निष्कासन, और वृक्षों की अधिक कटाई तथा वर्षा कम। सही उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, क्योंकि सभी उसी के अनुसार सटीक है। चलिए 93 नंबर सवाल को देखें। किस खेल में वेब एलिस ट्रॉफी प्रदान किया जाता है। वेब एलिस कप किस में दिया जाता है। 93 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर रग्बी, फुटबॉल में। 94 नंबर सवाल, फ्रंट लाइन पत्रिका निम्नलिखित में से किस समूह का प्रकाशन है। फ्रंट लाइन पत्रिका है जो आपका किस समूह का प्रकाशन है। 94 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर स हिंदू का है। चलिए सवाल नंबर 95 को देखिए कि बिहार के विषय में निम्न में से किससे प्राचीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी, यानी चिरांद से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष से भी होता है, और मुंगेर एवं नालंदा जिलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य से ही आपका बिहार के विषय में प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है, यानी ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 96 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। अब्सोल्व्ड, ठीक है, अब्सोल्व मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है रिहा कर देना होता है, ठीक है। अब्सोल्व मतलब क्या होता है, रिहा कर देना होता है। तो क्या हो जाएगा इसका, रिहा कर देना यानी पार्डन हो जाएगा, यानी माफ कर देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 96 का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है 97 नंबर सवाल, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब फ्रॉम। यस्टरडे द सन, यस्टरडे पास्ट है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, सोन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 98 नंबर सवाल को देखते हैं। ओपन द डोर, चेंज द वॉइस, ठीक है, नहीं इसको पैसिव वॉइस में चूज करिएगा, तो ओपन द डोर का हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, लेट द डोर बी ओपेंड, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 99 नंबर सवाल को देखते हैं कि चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन में कर रहा है। आई सेड टू हर योर ब्रदर हैज चीटेड मी, तो 99 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आई टोल्ड हर दैट हर ब्रदर हैड चीटेड मी। 100 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 100 नंबर सवाल आपका है कि फाइंड आउट द पार्ट ऑफ अ स्पीच ऑफ द वर्ड व्हाट इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ आपका 100 नंबर सवाल है व्हाट नॉनसेंस इज दिस, इसमें क्या है, व्हाट, इसमें कर रहा है आपका फाइंड आउट द पार्ट ऑफ अ स्पीच, ठीक है। पार्ट ऑफ अ स्पीच में जो आता है आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब, तो इसमें से कौन सा ये है। इसका जो राइट आंसर होगा 100 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एडजेक्टिव है, क्योंकि फ्रेंड्स वाक्य में व्हाट के बाद तुरंत नाउन आ रहा है, ठीक है। व्हाट के बाद क्या आ रहा है, तुरंत नाउन आ रहा है, जो नॉनसेंस है जो आपका नाउन है ना, तो व्हाट के बाद तुरंत ये आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि व्हाट नाउन का है जो आपका ये विशेषता बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए आपका ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो 100 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए बीच बीच में मैं आपको फुल प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं कराता रहूँ एग्जाम तक, और सिलेबस के अनुसार भी क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ फ्रेंड्स। बीच में जो तबीयत खराब हो गई थी उसी में डिस्टर्ब हो गया था, नहीं तो अब तक बहुत सारा क्वेश्चन आपको सिलेबस के अनुसार मैं प्रोवाइड करा देता। 2-3 दिन बाद लाइव क्लास भी मैं आऊँगा फ्रेंड्स, और वेबसाइट पर जाके भी पढ़ाई करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं देखने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद।